नमस्कार, मैं रमाकांत उपाध्याय, नव समाचार गुड़गांव से आपके समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा जो आंदोलन चला रहा है, किसान आंदोलन, और आज इसको कोई 84 दिन हो चुके हैं और गुड़गांव में बैठे हुए किसानों को आज 52वां दिन। हम इनसे इनकी पर्सनल राहों की पहचान करेंगे कि ये लोग अभी तक इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या किसान इतना अकेला हो गया है। कुछ गाने भी ऐसे रिलीज हुए हैं, उससे सरकार को आपत्ति भी है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें निलंबित कर दिया है सरकार ने। क्या सरकार अब निलंबित करने पर लोगों को आ गई है या कोई अपने विचार रखता है? एक शिक्षा अधिकारी तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने खेत में गाना गुनगुना रहे थे, उसी को लेकर सरकार ने शायद उनको निलंबित कर दिया है। उनके निलंबित लेटर में यहाँ तक यह कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको किस कारण से निलंबित किया जाता है। उनके पास सुबह एक अधिकारी पहुंचता है, उन्हें अपना एक कागज दिखाता है और वो देखता है कि मैं निलंबित हो गया। उन्होंने पूछा है, परंतु अभी सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कुछ दिन पहले ही अपना बयान दिया है कि इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी करता है या किसान आंदोलन में जाता है, उसको निलंबित कर दिया जाएगा। इस प्रकार की हरकतों में कोई भी अधिकारी आएगा तो अधिकारियों से मेरा कहना है थोड़ा बचते रहिएगा। जी, हमारे साथ में किसान मोर्चा के सदस्य काफ़ी जुड़े हुए हैं, हम इनसे बारी बारी करके इनसे पूछेंगे इनके विचार। जी, हमारे साथ कमल जी हैं। कमल जी, आप बताएं कि आप 84 दिन से लगभग इस किसान आंदोलन को देख रहे हैं, तो आप इसमें अपनी भूमिका को कहाँ रखते हैं? आपका क्या है इसमें? सरकार का रवैया तो आपने देख ही लिया है कि उनको ना तो किसी किसान से या किसी किसान के मरने से या किसान के तड़पने से कोई सरोकार है ही नहीं। और कानून के बारे में मैं ये कहता हूँ कि कानून को आप समझो मत समझो, आप सिर्फ कानून को लागू करने के तरीका भी अगर समझ जाते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये जनहित में तो कतई नहीं हो सकता। रातों रात कोई कानून बना दिया जाए, जिनके लिए बनाया गया है उनसे बात नहीं की जाती है, उन पर थोप दिया जाता है। इस तरह से जनहित कार्य कभी भी आपने दुनिया में सुने नहीं होंगे कि मैं आपका भला करूंगा, मैं आपको मार के पीट के आपको तबाह करके भी आपका भला करूंगा, ऐसे कभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। किसान बिल से संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सरकार से संतुष्ट हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। सरकार के इस रवैये से तो कोई आज इंसान तो छोड़ो, मेरे ख्याल से तो जो जिंदा जीव है वो भी संतुष्ट नहीं हो सकता। जी, आप कहाँ से हैं? गुड़गांव। क्या नाम है आपका? कमल जी। तो आप यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं, कब से बैठ रहे हैं? मैं 15-20 दिन से आ रहा हूँ। तो आपकी इसमें क्या भूमिका है और आप यहाँ बैठे हुए हो, आपको मालूम है ये किसान आंदोलन क्या है और क्यों चल रहा है? MSP के बारे में, ये MSP के लिए किसान रोड़ा मचा रहे हैं, 3 काले कानून कैंसिल कराना चाह रहे हैं। आप संतुष्ट नहीं हैं? कोई भी संतुष्ट नहीं है, ना किसान ना आम जन। जी जी, आपका शुभ नाम? पंजाब सिंह। पंजाब जी, आप यहाँ कब से बैठ रहे हैं? यहाँ 52वां दिन है आज। यहाँ पर संतोष जी की जो टीम है, संयुक्त किसान मोर्चा की जो टीम है, यहाँ लगातार कई दिनों से बैठ रही है। हाँ, तो आप 50 दिन से लगातार आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सरकार को लेकर, सरकार इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कर पाएगी कि नहीं पाएगी, सरकार ने करना चाहिए। करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जरूरत है किसानों को। सरकार तो ये कह रही है कि भाई बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ किसान बताएंगे अच्छा है, माड़ा है, मजदूर बताएंगे, किसान बताएंगे, मजदूर बताएंगे, फिर बाकी और कंज्यूमर बताएंगे। तो अकेले सरकार के कहने से कोई बात थोड़ी पड़ेगी। जी, आपका शुभ नाम क्या है? क्या? बलवान दैया। बलवान दैया। तो बलवान दैया जी, आप बताएंगे ये किसान का आंदोलन, आपने तो बड़े नारे जोर शोर से देते हो, रोडों पर बड़ी आवाज़ सुनी है हमने, तो आप बताएंगे तो आप ये किसान के साथ में आप जो हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं और अभी तक किसानों के 214 लोगों की शहादत हो चुकी है, किसान मर रहे हैं, तो उसको लेके आप क्या कहते हैं? आंदोलन हम जो कर रहे हैं उसमें मौतें भी होंगी। हाँ। हम त्याग के लिए ही तो बैठे हैं। हाँ। हम अगर मरने से डरे या हारने से डरे तो आंदोलन ही ना करें। हमारा लक्ष्य तो है आंदोलन। अगर सरकार क्या करती है उसकी मर्जी है, हमने अपना काम करना है, सरकार अपना काम करे। हम अपने बात से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ने तो अपना काम कर दिया। क्या कर दिया सरकार ने अपना काम? बिल पास करने के लिए उन्होंने तो अपनी मोहर लगा दी। अब वो हमें मंजूर नहीं है। तो आप अपनी हट पर लगे रहोगे, अड़े रहोगे? हट नहीं, हमारा हक है।
हक है। अच्छा। हक है विरोध करना, जो हमें अच्छा लगता विरोध करना हक है, हट नहीं है। हट तो सरकार कर रही है, 11 बार बात हो चुकी है और कोई रिजल्ट नहीं है, सरकार कर रही है तो। इनका कहना है कि सरकार से हमारा हट नहीं हक, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे साथ और जुड़े हैं सदस्य जी, आपका नाम? ईश्वर पहलवान। कहाँ से हैं जी आप? कब से आ रहे हैं आप यहाँ? तो क्या लग रहा है आपको किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन को लेकर कोई काले कानून आए, हाँ, इसके अंदर पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया है। जैसे इनकी जो सीमा थी और जो सजा का प्रावधान था 7 साल का, वो हटा दिया गया है। कितना भी भंडारण करो, पहले सीमा थी और छापे भी पड़ते थे। जिस प्रकार आज जो तेल के रेट बढ़ रहे हैं, इसी प्रकार हम अपनी फसलों के सुनिश्चित करवाना चाहते हैं। चाहे ज़्यादा नहीं है, पानी भी इससे महंगा है, इससे नमक भी महंगा है गेहूँ से जो अन्नदाता अन्न उगाता है। और फिर रही बात ये, इससे एक ज़्यादा खामी ये होगी, जो 5-6 साल से वेयर हाउस और स्टोर बना रखे हैं। जिस प्रकार आज आलू जमींदार लेके आ रहा है मंडियों में, 3 रुपये 4 रुपये से किलो, ज़्यादा नहीं बिक रहा। अब ये खरीद, आपके पास कितनी ज़मीन है? मेरे पास करीब 28 एकड़ है, मैं 38 किले बोता हूँ। अच्छा, तो इसमें आप ये बताइए, जब आपका क्या नुकसान हो रहा है इसमें? इसमें नुकसान ये है, जब जमींदारों की फसल आती है, हाँ। जो एक कानून बना है, इसके अंदर MSP का कोई जिक्र नहीं है। अगर हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिलता, तो वो तो कह रहे MSP था, MSP है, MSP रहेगा। नहीं, ये बिना लिखित है। अच्छा, ये अगर MSP है तो मोदी जी का वो भाषण मतलब एक मजाक ही है सिर्फ? मजाक नहीं, झूठा जुमला। जिस प्रकार आज 1650-1700 गेहूँ को नहीं पूछ रहा, अगर MSP है तो 1900 क्यों नहीं बिक रहा? ये खामखा की बात है। इनका बड़ा जेन्युइन सा कहना है कि सरकार के जो लिखित में अगर हमें देती तो हमें विश्वास होता। सरकार ने जो कहा है MSP था, MSP है, MSP रहेगा, यह सिर्फ एक बतौलेबाजी और एक जुमला है। यह सिर्फ भाषण में मजाक के तौर पर उन्होंने कह दिया और दुनिया इसको मजाक ही समझे तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी आप जी अच्छा जी, आप मुझे बताएंगे, ये आप काफ़ी दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, आप किसान लोगों के साथ में हैं, तो आप जो आवाज़ उठ रही है, तो आप महिला होकर तो आप इसको कहाँ क्या देखते हैं, इसका क्या भविष्य होगा? बच्चे, किसान जो भी बैठे हैं जी, अब जैसे इन्होंने कहा था कि हक है, हम हक मांग रहे हैं अपना। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो भी कानून जी, अगर किसी सोसाइटी में डिजायरेबल नहीं है, जिन लोगों के लिए बनाया गया वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसे हटाया जाना चाहिए, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल है चाहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसे कि 370 था, होमोसेक्सुअलिटी जो अपने अपराध होते थे उसे माना अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता था। लेकिन सोसाइटी ने कहा कि हमें जरूरत है, गे सेक्स होना चाहिए, माना, पार्लियामेंट ने मान लिया कि यस उसको अपनी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा, उसे कॉन्स्टिट्यूशन प्राप्त कर दिया। तो लोगों की ज़रूरत थी ना, तो आप लोगों की जो ज़रूरत है उसको मानो। आप लोग कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमारे लिए वाजिब नहीं है, तो इसे हटाया जाए। इसमें सरकार को समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, क्यों आ रही है? आप एक अधिवक्ता हैं तो मैं एक प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ। जी जी, हाँ जी, बताइए। हमारे हरियाणा के किसान हैं जो कृषि मंत्री हैं, उनका इतना थर्ड रेट बयान आता है कि जो किसान अगर घर में भी मरते, इस तरह के जो बयानबाजी है, इतनी इनसेंसिटिविटी लाते कहाँ से, इनकी सरकार में आती कहाँ से, मुझे तो ये समझ नहीं आती। जी, अधिवक्ता आशा सिंह जी का कहना है कि जिस प्रकार से कृषि मंत्री ने जो भाषणबाजी में कह दिया बड़े आसानी से कि किसान तो घर में भी मर जाते हैं, तो इस बात को एक मंत्री को क्या ये शोभा देता है? हालांकि इस प्रकार की टिप्पणी नेताओं को सोच समझ के करनी चाहिए, उन्होंने नहीं की। और एक मेरा आपसे प्रश्न था, मैं पूछ बताऊँ कि जब नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कह दिया कि उन्होंने वकीलों से स्टार्ट की कि जो जीबी वाला जो सिस्टम है, आजकल अधिकारी जीबी भी होंगे जो महकमे में बैठते हैं, तो उन्होंने कहा आंदोलन जीबी परजीबी, तो उन्होंने कहा कभी वकील भी आजकल आंदोलन में भाग लेने लगे हैं, वकील भी ये करने लगे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं? आप वकील हैं, बताएं। भाई वकील तो देश की रीढ़ की हड्डी है, मानो या ना मानो। हाँ। ठीक है, उन्होंने ही वो हर जगह आपका फेवर, आपको न्याय दिलवाने के लिए खड़े होते हैं। तो आप कुछ भी कह लीजिए, हम तो हमेशा आगे रहेंगे, हर जगह आगे रहते हैं, वो कोई भी आंदोलन हो, है ना। जी जी,
इनका कहना था कि वकील देश की रीढ़ की हड्डी हैं और वो न्यायपालिका में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके विचार अपने हैं और वो अपने सरकार के सामने रखते हैं। आइए हम संयुक्त किसान मोर्चा गुड़गांव के प्रधान की तरह यहाँ पर काम कर रहे संतोष जी काफ़ी समय से और किसानों की आवाज़ को उठाते रहते हैं। जब भी देश हित और समाज हित के कार्य होते हैं उसमें इनकी अपने आप में भूमिका है, राजनीति से इनका कोई ताल्लुकात नहीं है। ऐसे हम इनके पिछले स्टेटमेंटों में सुनते आए हैं। आज हम फिर एक बार इस ग्रुप डिस्कशन में इनसे पूछते हैं कि आगे इनकी क्या प्लानिंग है। और हाँ जी संतोष जी, आपकी कल की क्या रणनीति है? कल की रणनीति तो अभी हमारी मीटिंग होगी शाम को और उसमें जो तय होगा उसी के अनुसार कार्य करेंगे। जी, तो अब आप मुझे बताएंगे कि जिस प्रकार से निलंबित किया जा रहा है, सरकार अधिकारियों को निलंबित करने पर लगी हुई, अगर किसी ने टिप्पणी कर दी, किसी ने अपने विचार रख दिए, तो क्या सरकार को उन्हें निलंबित करना चाहिए? हालांकि में ये प्रावधान होता है संविधान के अंदर कि अगर आप कहीं शासकीय अधिकारी हैं तो इस प्रकार की आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर लेकिन जो अपने खेत में कोई गाना लिख दे या गा दे तो क्या उसको भी निलंबित करना चाहिए? नहीं, जो भी अधिकारियों या कर्मचारियों का निलंबन किया गया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार रख सकता है, जहाँ तक उसकी सर्विस की बात है, सर्विस का वो अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अपनी बात वो कहीं भी रख सकता है। और दूसरा जो ये निलंबन किया गया, खेत में गाना गा सकता है, कोई भी किसान है, वो चाहे कर्मचारी है, अधिकारी है, वो कहीं भी अपने खेत में जा सकता है, अपने खेत में काम कर सकता है, अपने उनके खिलाफ कोई कानून बना उनके खिलाफ कोई बात रख सकता है। जी, मेरे आपसे एक और यही प्रश्न था आंदोलन जीबी और परजीवी को लेकर। तो आज हर महकमे में भ्रष्टाचार की बू आ रही है, आप समझते हैं, तो आप उनको कौन सा जीबी कहेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार जीवी तो बहुत हैं, जो भ्रष्टाचार जीवी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहाँ तक किसानों की बात है, इस देश में अगर कोई श्रमजीवी है तो किसान है, मजदूर है, गरीब आदमी है। किसान उत्पादक है, श्रम करके मेहनत करके फसल उगाता है, पूरे देश का पेट पालता है, तो किसान तो श्रमजीवी है। ये जो सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये परजीवी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उन्होंने 35 साल तक मांग कर खाना खाया, तो वो दूसरों पर निर्भर थे, तो वो परजीवी हुए। किसान तो श्रमजीवी है और श्रमजीवी ही रहेगा। मजदूर जितने भी गरीब आदमी हैं, मजदूर हैं, इन्होंने ही तो देश का निर्माण किया, और देश का निर्माण करने वाले ये तो श्रमजीवी हैं। तो इनका कहना है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 35 साल तक अपने खाना मांग कर खाया है, तो मांगा भी होगा तो वो किन से मांगा होगा, ये भी एक प्रश्न उठता है। आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने कहा हो कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से खाना खा के गए थे। मुझे तो आज तक नहीं मिला है, आप लोग भी सर्च करिएगा, हो सकता हो गूगल बाबा आपको बता दे। जी, तो मेरा एक आपसे आखिरी प्रश्न है, आप मुझे बताएं कि जो कोरोना का अभी दोबारा से प्रचलन फिर चल गया है कि कोरोना बढ़ रहा है, तो कहीं ये तो नहीं सरकार जो महाराष्ट्र का कोरोना ला कर यहाँ पर रख दे किसानों के बीच में, और फिर दोबारा से लॉकडाउन की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो कहीं उसमें किसानों के साथ कुछ गलत होने वाला तो नहीं है? मेरा ये आपसे पूछना है। कोरोना तो सिर्फ आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। कोरोना का जो असर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जहाँ तक जो नए केसेस आए हैं, सरकार को उस पर ध्यान रखना चाहिए। सरकार ने अभी तक भी कोरोना में कुछ नहीं किया, आम जनता की भलाई के लिए कुछ नहीं किया। जनता अपना बचाव खुद कर रही थी और आगे भी करेगी। सरकार को चाहिए कि अगर कोई कोरोना के केसेस आते हैं तो उन पर उनका पूरा इलाज कराएं, मुफ्त इलाज कराएं। संतोष जी का कहना था कि किसानों का हो या फिर देश का कोई व्यक्ति हो, अगर किसी को कोरोना की बीमारी होती है, सरकार का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि उसका निस्वार्थ भाव से और बिना पैसे के इलाज होना चाहिए। पर देश में तो बड़ी महंगी दवाई और वैक्सीन मिल रही है, शायद मैं तो नहीं लगवा पाऊँगा। जी, हमारे साथ में राव कमलवीर जी हैं, जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं और किसान आंदोलन में काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और ये अपनी मांग के लिए अड़े हुए हैं। 52वां दिन है आज संयुक्त किसान मोर्चा, और हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये एक राजनीतिक व्यक्ति भी है, इसीलिए हम इनसे पूछते हैं। श्रीमान, बताइए हमें कि जो चुनाव हो रहा है बंगाल और यहाँ,
तो राकेश टिकैत ने 2 दिन पहले अपना बयान दिया है कि भाई अगर हम हर स्टेट में ये सभाएं करेंगे, महापंचायतें करेंगे, तो क्या जहाँ चुनाव हो रहा है बंगाल और उत्तर प्रदेश में आने वाला है, तो क्या आपकी पार्टी या फिर किसान आंदोलन की तरफ से आप लोग भी उन सभाओं में भाग लेंगे और वहाँ जाके और किस पार्टी के विरोध में आप भाग लेंगे? विरोध तो भाजपा का मोदी जी का है, देश में सारा किसान को मोदी जी जितना है। जनता किसी चाहेगी तो जनता को फैसला करना है, हमारी तो जनता से भी अपील है सबसे भाई भाजपा को मोदी जी दोहराओ, सब संगठित हो जाओ, संगठित होकर मोदी जी दोहराओगे जब ही देश बचेगा। कि सब कुछ बेच देंगे मोदी जी और बर्बाद कर देंगे, कटोरा हाथ में थमा दिया। जितनी जल्दी लोग सोच लेंगे संगठित हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी भी बंगाल में सबसे ज़्यादा जो पोल है बता रहा है कि भैया वहाँ पर सरकार द्वारा से बहन ममता बनर्जी की बन रही है, तो इसको लेके आप कुछ टिप्पणी करेंगे क्या? भाजपा तो बड़े देखो वहाँ पे भाजपा ने साम दाम दंड भेद चारों चीज़ वहाँ पे लगाई हुई है, मौजूद है, और वो वहाँ पर RSS भी वहाँ बैठी हुई है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? भाजपा तो हर स्टेट में अपने अलग अलग जुमले फेंकती है। अब राम मंदिर हिंदू मुसलमान चला रखा है, मुस्लिम चला रखा है, इससे भाई हिंदू बच जाएगा हमें वोट दे देगा। हिंदू समझ गया है कब तक चलेगा, ऐसा नहीं चलता है। जात पात की राजनीति, मुसलमानों को भगा देंगे, मार देंगे, इतना बड़ा देश है, सब साथ मिलकर चले हैं। देश में 24-25 करोड़ से ऊपर मुसलमान है हमारे देश में, थोड़ी किसी सबको मार देंगे, भगा देंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी किसी देश में। तो वो चल रहा है कि हिंदू को हम संगठित कर लें, हम हिंदू राष्ट्र बना लें, हिंदू को परंपरा कि हमारा राज चलता रहे, और ये NRC CA कानून ये आए हैं, इसमें दोनों को नुकसान है। खाली मुसलमान भी भग रहा है इससे, हिंदू भग रहा है साथ साथ। ये पढ़ना तो 60 से पहले ज़मीन जिनकी ज़्यादातर तो दलितों के पास तो ज़मीन है ही नहीं, पुराने रिकॉर्ड का भी देखेंगे, कोई का दिक्कत मिलता रहा उसको अभी ज़मीन बाकी थोड़ा ज़मीन के इनका भी इलाज पक्का कर दिया मोदी जी ने। ये देश के नागरिक ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने तो 800 साल राज किया है, सबके पास ज़मीन है। तो हमने 800 साल राज किया, ज़मीन उनके पास बहुत है, नहीं जाएंगे देश से बाहर। हमारे देश का नागरिक जाएगा, तो हिंदू अपना को हिंदू कहता है, कोई वो धर्म का कहता है, जिनके पास नहीं है ये ज़्यादा अलग अलग बात कुछ कहते हैं, लागू किसी और पर करते हैं। तो राव जी मेरा ये आपसे एक और प्रश्न है, जब आपने धर्म और जाति की बात आती है तो ऐसा लगता है कि पिछले समय में आपकी भी सरकार रही, क्या उस समय इतनी जाति और धर्म की बात होती थी जो अभी हो रही है? और ऐसा तो नहीं किसानों के बीच में भी सरकार जाति और धर्म को लाके खड़ा कर दे? सब कुछ कर दिया मोदी जी, भी चल रहा है, प्रचार दबा के चल रहा है। गाँव में आदमी छोड़ रखे हैं, RSS छोड़ रहे हैं, कहीं भी कहते हैं 35 है, कहे जाट अलग है, गुजर अलग है, अहीर अलग है, सब राज्यों आपस में लड़ा रहे हैं। अब प्रोग्राम चल रहा है उनका, जो अपना प्रोग्राम है, प्री प्लान है, अपने पेड़ व्यक्ति छोड़ रखे उन्होंने। ये नहीं कि आप प्रचार करना, पहले भी मोदी जी अपने पेड़ वर्कर उसी प्रचार करा देते थे, जो खड़े हो जाते थे, पाइपों पर चढ़ जाते थे, 10-20 कहीं लटक गए, 10-20 कोई से पाइप मोदी करते थे, सब पेड़ थे। आज भी कभी पर वो चल गया उनका प्रोपगंडा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार है, 15-15 लाख है, बड़े लोग हैं चक्कर में आ गए। और आपकी पार्टी क्या किसानों के साथ में है पूरी तरीके से? राजनीति तो नहीं कर रही है? राजनीति पार्टी अलग मसला है, भाईचारा अलग मसला है। भाईचारे को है, जमींदारों के हाथ में है, देश के हाथ में नहीं, अब तो खुल के बोलिए ना, अब तो भैया पार्टियाँ भी आ गई हैं, राजनीतिक पार्टी किसानों के साथ नहीं भी आए तो भी हम साथ हैं, हम इलाके के साथ हैं, भाइयों के साथ हैं, अपने सब जमींदार हैं। मैं खुद जमींदार किसान हूँ, हम लोग साथ। पार्टी अलग मसला है, पार्टी नहीं भी आएगी तो भी मैं साथ हूँ, कोई शक नहीं। पार्टी आई बड़ी खुशी की बात कर रहे हैं, राहुल जी भी खुला साथ है, बड़ी खुशी की बात है। देश में किसानों के साथ है, गरीब मजदूरों के साथ है, वो अच्छी बात है। राव कमलवीर जी का कहना था कि हम जमींदार लोग, हमें किसानों के साथ में हमेशा थे और है। हमारी पार्टी भले से कहीं भी चली जाए पर लेकिन हम बैठे हैं किसानों के साथ और किसानों के साथ रहेंगे। हमारे साथ बहन डॉक्टर सारिका जी भी जुड़ी हुई हैं, हम इनसे भी 2 शब्द पूछेंगे कि किसान आंदोलन लेके, क्योंकि यहाँ 52वां दिन है और देश के अंदर 84वां दिन है। इसमें 214 लोगों की शहादत भी हो चुकी है। कोरोना को लेके भी सब चल रही है, क्योंकि ये डॉक्टर भी हैं, हम इससे संबंध में भी इनसे बात करेंगे। तो जी सरका जी कैसे हैं आप? जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अभी द्वारा से सरकार ने, मैंने भी संतोष जी से ये प्रश्न किया, मैं थोड़ा स्पष्टीकरण नहीं मुझे हुआ, तो मैं जानना चाहता हूँ द्वारा से मुंबई में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है,
प्रतिदिन 3000 केस आने चालू हो गए हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और उसमें करीबन 500 से 1000 के बीच में मुंबई में केसेस। यही दिल्ली की स्थिति दोबारा से बनने वाली है और हरियाणा में। तो क्या सरकार लॉकडाउन को लेकर ऐसा तो नहीं कि दोबारा से ये अफवाहें आ रही हैं, या फिर लॉकडाउन लगना चाहिए, ये कितना सही होना चाहिए? मैं बता देती हूँ अभी केस क्यों बढ़े हैं। तो एक आपको पता है जब हमने लॉकडाउन खोला था, वी हैड वन ऑफ द टफेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड। 51 डेज़ का 4 घंटे की नोटिस पे लॉकडाउन, ये किसी देश में नहीं हुआ जो इंडिया में किया। और इंडिया जो है, हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो चुकी है कि कल वर्ल्ड बैंक के जो फॉर्मर चीफ थे, उन्होंने कौशिक जी, उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि वी आर नाउ अमंग द 164th आउट ऑफ 190 कंट्रीज़। जो हम टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में थे, अब हमारी संख्या 164 चली गई है। सो इन द लास्ट ईयर की प्रेडिक्शन है -20 to -10% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। दैट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। हैविंग सेड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सरकार जो है अब अफोर्ड नहीं कर सकती दोबारा लॉकडाउन करना। मैं बता देती हूँ केस क्यों बढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली 15 दिन पहले बॉम्बे में उन्होंने लोकल ट्रेन खोल दी है। लोकल ट्रेन अगर आप कभी गए हो तो आदमी के साथ आदमी जुड़ा रहता है। जी, मैंने देखा। अगर इतने क्लोज क्वार्टर्स में लोग मास्क सही से नहीं पहनते, मास्क नाक के ऊपर नहीं रखते, ध्यान नहीं रखते, हाथ मुँह नहीं धोएंगे, तो ये केसेस बढ़ना निश्चित था। 4000 पर डे अगर बढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट टू मच, इट इज़ नॉट वरीसम। बट मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अगले 21 दिन में ये नंबर्स कम हो जाएंगे। अगर ये कम हो गए फिर तो लॉकडाउन वाली बात नहीं आएगी। लेकिन अगर ये जिस तरह पहले पूरे इंडिया में, एक आपको याद होगा 1 लाख पर डे केसेस थे उस समय, बॉम्बे में 38,000 पर डे, एकदम 52,000 पर डे भी सिर्फ महाराष्ट्र के नंबर्स गए हैं। लेकिन अब नंबर्स बहुत कम हो गए हैं। पूरे इंडिया में पिछले आप 7 दिन के आंकड़े देखेंगे तो 10 से 11,000 पर डे चल रहा था। अब बॉम्बे, महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, पूना में बढ़े हैं। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर लोगों ने थोड़ा सा संक्रमण किया, अपने मास्क का हाइजीन फॉलो किया, तो ये अगले 21 दिन में कम हो जाने चाहिए। अदरवाइज फ्री भी नहीं। जी, हम आप दूसरे प्रश्न पे आते हैं। अभी मैंने संतोष जी से ये प्रश्न किया था कि कल आपकी क्या प्लानिंग रहेगी। तो राज साहब, कल की क्या प्लानिंग है? कुछ है आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से? आप शाम बताएंगे? अच्छा, तो चलिए ठीक है, शाम बताएंगे। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि इसमें महिलाओं की भी क्या भूमिका रहेगी? महिलाएं तो एक पहले दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं। 52 डेज़ हो गए हैं। कोई एक आध दिन होगा जब मैं यहाँ नहीं आई हूँ, वरना हमारे हर दिन ही हमारा पूरा एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है। और एक दिन आपको याद होगा यहाँ महिला दिवस था, यहाँ पे कम से कम 150-200 महिलाएं थी। महिलाओं ने यहाँ ट्रैक्टर भी चलाया है। तो महिलाएं तो हर जगह आदमियों के साथ कंधे से कंधा मिला के चली हैं, चलती रहेंगी। ये देश हम सबका है। और 50% पॉपुलेशन को कहना कि महिलाएं तो इसमें हिस्सा नहीं ले रहे, वो तो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जी, तो मेरा एक और आपसे प्रश्न है कि जैसे अगर ये आंदोलन लंबा चलता है तो आपको मालूम है देश में क्या स्थिति होगी, इसका भविष्य क्या होगा, देश को क्या क्या झेलना पड़ेगा? सरकार इस पर क्यों नहीं विचार विमर्श कर रही है? सरकार को सोचना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? जी देखिए, अगर सरकार अपना घमंड एक तरफ रख दे तो ये प्रॉब्लम तो कल ही सॉल्व हो जाए। लेकिन उनका एरोगेंस और इतनी ज़्यादा उनका घमंड है कि वो अपना पीछे रख नहीं सकते कि हाँ गलती हुई। अगर आपने कानून बनाए हैं, ये एग्रो इंडस्ट्री के लिए बनाए हैं, आपने गलती से उनका नाम फार्म लॉज दे दिया। या तो आप इनको फार्म लॉज, कृषि कानून ना कहें, आप कहें कि हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, ये हमारे 2 फ्रेंड्स हैं, इनके लिए हम प्रमोट कर रहे हैं, और किसानों का इनका लेना देना कोई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले नवंबर से ये चलता जा रहा है। इतनी संवेदनहीन सरकार है कि यहाँ पर 200 से ऊपर फार्मर मर गए। आज तक एक मोदी जी का ट्वीट नहीं आया इनके अफसोस प्रकट करते हुए। और किसी भी तरह से संवेदनाहीन तो है ही। आपको याद होगा पुलवामा में 44 हमारे जवान शहीद हो गए थे, उनको एयरलिफ्ट करके दिल्ली लाया गया, लाइव प्रसारण हुआ, मोदी जी उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हुए। और उसके बाद आज तक उनको सबको बेनिफिट्स तक नहीं मिले हैं, समान राशि तक नहीं मिली है। तो ये जो है जवान, किसान, इंसान, हर प्रकार के एक खिलवाड़ बनाया जा रहा है। हर एक किसी को एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन दूर है, अभी फिर भी 3 साल बाकी है। अगर अगले साल इलेक्शन होते इनको ये फार्म लॉज आज ही वापस लेने पड़ते। इनको लगता है कि ये जो है मामला 6 महीने में रफा दफा हो जाएगा, किसान वापस चले जाएंगे। लेकिन ये समझते नहीं, ये किसान की जीने और मरने की पर आ चुकी है। अगर वो ये लॉज वापस नहीं लेंगे तो किसान वापस नहीं जाएंगे। जी, इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इंसान से ही जवान है वो इंसान से ही किसान है। परंतु इसके साथ में क्या कि सरकार कितने हित के लिए सोच रही है। सरकार को सोचना चाहिए
कि जिस प्रकार से शहादत लोगों की हुई, चाहे जवान हो चाहे किसान हो, पर लेकिन सरकार को उनका जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए था घोषणाओं में भाषणों में बोल देते हैं, वो अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। यह एक सोचने वाला विषय है। हमारे साथ में और सेशन जुड़े हैं। श्रीमान, आपका क्या नाम है, क्यों आए भैया यहाँ पे? किसान के बच्चे हैं और किसानों के सपोर्ट में हमारा ये 50-52वां दिन यहाँ है और हाँ। मनाते हैं। हाँ, और किसानों की मांगों को, तीनों काले कानूनों को हटाने की और एमएसपी लागू करने के लिए हम यहाँ आते हैं। क्या जरूरत है? तीनों कृषि कानून तो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी तो चिल्ला रहे हैं। आप मोदी जी ने तो कल भी कहा है, अब मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस का एक फंडा है कि लोगों को बांटो और राज करो, अंग्रेजों की तरह हाँ, वोट डालो और राज करो। बांटो राज करो। हाँ, हाँ। ये फंडा है। आज भी मोदी जी का पेपर में मैं देख रहा था, उन्होंने कहा छोटे और बड़े किसान, छोटे और सीमांत किसान बहुत लाभ पाएंगे, बड़े किसानों को थोड़ा सा तकलीफ है। अब ये कहानी आ गई है कि जब उनका कोई भी श्याम दाम दंड भेद कोई भी ये शस्त्र नहीं चला, तो अब उन्होंने ये शुरू कर दिया है कि किसानों को ही आपस में बांट दो ताकि जो है ना ये आंदोलन टूट जाए। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जब किसानों का ये आंदोलन हुए हैं, तो छोटूराम ने कहा था कि जब कोई और दिक्कत आती है मजदूर को तो वो हड़ताल करते हैं, लेकिन अगर किसान हड़ताल करता है तो सरकारों की कमर तोड़ता है। और ये कमर तोड़ आंदोलन है, सारे देश में बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ है और हर आदमी मन से इसके साथ जुड़ा हुआ है। हालांकि सरकार जो है बड़ी दमनकारी नीतियाँ अपना रही हैं, व्यापारियों के ऊपर छापे डलवा दिए, जो गाने लिखते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी, कांटे लगवा दिए, सब काम कर लिए। सरकार ने कोई कसर छोड़ी नहीं है और आगे भी ये षड्यंत्र जारी है और मोदी जी का हट इस चीज़ से उजागर हो रहा है। जो जानना चाहेंगे कि इससे अब ये टिप्पणी किसी से भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है, हम इसमें ये प्रश्न पूछेंगे, उसका एक ही जवाब देना है, उसके दो नहीं दोगे। जवाब इस प्रकार का रहेगा। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि इससे इस किसान आंदोलन को लंबा चलने से देश की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, कौन जवाब देगा? सारे जी, संतोष जी पर जवाब देंगे। शिक्षा पे इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? ये किसान आंदोलन लंबा चला तो भाई सब शिक्षा पे तो किसानों ने तो सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे अपने कंप्यूटर लगाए हुए हैं, लाइब्रेरी बनाई हुई है और बच्चों की वहाँ पढ़ाई भी चल रही है। तो शिक्षा पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, सही प्रभाव पड़ेगा। नहीं, सही प्रभाव कैसे पड़ेगा मैं नहीं समझ पाया। और कोई जवाब देगा इसमें? देखिए, जहाँ तक किसान पढ़ने पे ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाइब्रेरियाँ खोल दी हैं, कंप्यूटर लगा दिए हैं, शिक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, तो अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा किसानों की तरफ से। जी, नहीं, किसानों की तरफ से तो किसानों ने व्यवस्था कर रखी है बच्चों की, पर लेकिन सोचिए किसान जब अपनी खेती से हल बिना चलाए हुए रोड पे बैठा रहेगा, कब तक बैठा रहेगा? उसकी जेब से पैसा शिक्षा पढ़ाई के लिए आपको वाईफाई नेटवर्क की आवश्यकता है, वो पैसे से आता है। बच्चे के पेट में खाना जाएगा, किसान के पेट में खाना जाएगा, वो पैसे से आता है। तो जब पैसे की कमी रहेगी तो इस चीज़ की आप जानते हैं मूलभूत सुविधा है हमारे क्या, जब पैसा ही नहीं होगा तो क्या मैं भी रिपोर्टिंग कर पाऊंगा? आप बात समझिएगा। जी बताएंगे जवाब। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, कि किसान ने लॉकडाउन के अंदर भी देश की 3.4 GDP रखी और ये देश ने 80 करोड़ लोगों को जो फ्री का खाना खिलाया है ये किसान ने दिया है। किसान अब भी देश के प्रति इतना वफादार है कि वो अपने काम को वारी सवेरी जा करके काम कर रहा है और फिर आंदोलन में भी आएगा और कंटिन्यू रखा है अपनी तरफ से। किसान जो है देश की कोई हानि नहीं शिक्षा से संबंध बताओ। शिक्षा से संबंध बताओ। शिक्षा, हाँ, शिक्षा से तो ये संबंध है जी। शिक्षा तो जिस तरह से खोल रहे हैं, हमारे जो धरने हैं उनके ऊपर भी हमने बच्चों को पढ़ाई का काम शुरू करवा दिया है और डिजिटल भी हमारे पास बहुत लोग ऐसे हैं जो डिजिटली बच्चों को शिक्षा देते हैं, बताते हैं। तो वो शिक्षा में भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस आंदोलन की बच्चों की भविष्य पर प्रभाव ना पड़े। बाकी काम सरकार का है। 5 मिनट। इनका कहना है कि हम अपने बच्चों को जिस प्रकार से हम धरने बैठे हैं जरूर हैं, पर लेकिन हम बच्चों को वो सुख सुविधाएं देंगे। संतोष जी ने भी कहा और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा कि हम अपने बच्चों को वो शिक्षा देंगे, भले सक हम कहीं भी रहें, अपने बच्चों को शिक्षा से कमज़ोर नहीं होने देंगे। जी, मेरा दूसरा एक प्रश्न इसी से संबंधित है कि इससे रोज़गार पर क्या फ़र्क पड़ेगा? किसान आंदोलन अगर लंबा चलता है तो रोज़गार पर, क्योंकि रोज़गारी फैल रही है देश के अंदर। सरकार ने 2 करोड़ के वादे किए थे, वो तो पूरे हुए नहीं। अगर ये और लंबा चला, देश में भुखमरी के करार आएंगे तो ये कहाँ देखा जाएगा? जी, कौन बताएगा? आप बताएंगे। जी बताइए। ऐसा है,
बेरोजगारी जो है, हर चीज़ ना सरकार जो है किसान आंदोलन पे थोपना चाहती है। वो अपने रोल से भागना चाहती है। इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, वो किसान की बुरी नीतियों की वजह से, सरकार की बुरी नीतियों की वजह से अब वो किसानों पे डाल रहे हैं। अब वो कहेंगे बेरोजगारी भी किसानों की वजह से हो रही है। वहाँ पे 2 लाख 4 लाख किसान बैठे हुए हैं, उनके खेत आज भी बिजोए जा रहे हैं, पूरा फसल वगैरह हो रहा है। लेकिन जो बेरोजगारी है वो सरकार जो है एक एक करके सारे जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है उसको बेच रही है। उन्होंने यही BSNL के साथ किया, कम से कम 50,000 लोगों को VRS दिया। ऐसे एक एक करके अब वो वाइजैक स्टील प्लांट बेचना चाहती हैं। ये जानबूझ के जो वेल टू डू, जो अच्छे पब्लिक सेक्टर थे, उनको पहले लॉस मेकिंग कर रही हैं। लॉस मेकिंग करके अपने भाइयों, अपने बंधुओं को बेच रही हैं लॉस में, ताकि वो जैसे ही वो इंडस्ट्री को टेक ओवर करते हैं, उनको पता है कि वो इंडस्ट्री के पास इतने सारे एसेट्स हैं कि वो ऑटोमेटिकली विदिन 6 मंथ्स वो प्रॉफिट मेकिंग हो जाती है। तो जो लॉसेस हैं वो इंडिया की जनता झेले और जो प्रॉफिट्स है वो अपने दोस्तों को दे रही है। तो सरकार अकेले ही इसके लिए जिम्मेवार है। मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बेरोजगारी तो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, 20 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। तो बेरोजगारी तो सरकार की नीतियों की वजह से हो रहा है। इनके पहले डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ, अब लॉकडाउन की वजह से हुआ, जो बिल्कुल ही अनप्लान्ड था। और ये सरकार अपने क्रोनिज्म, अपने दोस्तों को इतना फ़ायदा पहुँचाने की तरफ जा रही है कि वो जनता के प्रति जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल चुकी है। बहुत अच्छा जवाब दिया, बड़ा सटीक जवाब था। अब हम इसमें एक और प्रश्न आगे पूछना चाह रहे हैं कि देश में ये रोजगारी के साथ साथ में जब पैसा नहीं होगा तो क्राइम बढ़ना स्वाभाविक है। तो क्राइम इसमें कितना बढ़ेगा, इसको लेके आप क्या कहते हैं? हाँ ना, क्राइम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। आप क्या कहते हैं सरकार जी, बढ़ेगा क्राइम? बढ़ ही रहा है। राव साहब, क्राइम कैसा बढ़ेगा? इसमें किस प्रकार का क्राइम रहेगा? इतना बढ़ेगा कि कोई आपस में लास्ट आने वाला नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी क्रांति आएगी देश में, हाँ, जो कभी नहीं आई है। इतनी मारकाट जो देशों में देखा जाता है कि जो खाने को दौड़ रहे हैं, ऐसा ही होगा। बहुत बड़ी क्रांति आएगी, कोई लास्ट आने वाला भी नहीं मिलेगा। ऐसी इतनी बड़ी क्रांति आएगी। जी संतोष साहब, इसमें क्या कहते हो आप इसको लेकर, ये क्राइम को लेकर? चोरी चपाटियाँ, गुंडागर्दी, बदमाशियाँ, ये सब बढ़ेंगी क्या? सरकार की नीतियाँ गलत है और बेरोजगारी बढ़ेगी, आम जनता परेशान हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी, जमाखोरी बढ़ेगी, आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा, तो नेचुरल है क्राइम भी बढ़ेगा। तो ये सरकार जिम्मेदार है। क्या आप अधिवक्ता भी हैं, तो आप बताएंगे इसमें जब क्राइम बढ़ेगा तो सरकार के पास में कुछ पॉलिसियाँ होंगी भी कि बस सिर्फ सरकार भी उसमें चोरी चपाटी में लगी हुई, उसमें लगी रहेगी? अपराधियों के लिए भी कोई पॉलिसी है ना? क्राइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? आप खुद सोचिए, खाने के लिए अगर रोटी नहीं है तो वो चोरी कर रहा है, आप उसको आप अपराध कर लीजिए, डाल दीजिए संज्ञान में अपराध को। भूखे को अगर वो रोटी चुरा रहा है तो उसको वो कैसे कहोगे अपराध का? वो आप देखिए ना कि किस डेफिनेशन में लेके आ रहे हैं उस अपराध को। जी, इसमें एक बड़े मज़ेदार की बात यह है, जितना मैं समझता हूँ, जब किसान धरने पर इतने दिन से लगातार बैठा हुआ है और इससे, क्योंकि माँ बहनें अपने घर पर हैं, मैं भी एक किसान का बच्चा हूँ, क्योंकि जब वह घर से पुरुष काम पर चला जाता है तो घर पर कौन रहता है? महिलाएं रहती हैं, बिटियाएँ रहती हैं, बहनें रहती हैं। तो इससे क्या होता है, क्राइम की जब बात आती है तो आजकल हम जगह जगह सुन रहे हैं, जो रिकॉर्ड हैं, रेपिस्ट केस हैं, इतने देश भर के अंदर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए तो उनकी जिम्मेवारी भी क्या प्रशासन और सरकार ले पाएगा? उनकी देखभाल कौन करेगा जब किसान अपने इस हक के लिए लड़ाई लड़ रहा है? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत जल्दी फैसला लेना चाहिए, ऐसा हमारा भी सजेशन है। हम आपके साथ हर समय जुड़े हुए हैं एक नई खबर के साथ। मैं रमाकांत उपाध्याय, सहयोगी विवेक पांडे के साथ, नव समाचार गुड़गांव। धन्यवाद।